हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में अपन कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं। तो आप नोट्स बनाएं साथ में, और बहुत ही बेसिक से बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को समझाया जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप साथ में नोट्स बनाओगे, है ना, प्रॉपरली पूरा अच्छे से सुनोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपसे सारे क्वेश्चन जो जेई में आज तक पूछे गए हैं, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो एडवांस के हो, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कंसेप्चुअली टैकल कर लोगे, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने को कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, देखिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, है ना, आप साथ में लिखते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, है ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane, which moves in a plane in such a way, आप साथ में लिखते चले, है ना। डेफिनेशन लिखना, चीज़ों को समझना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है अपने को, है ना। बस मोटिव ये है कि कितना बेसिक से कितना डेप्थ में जाया जा सकता है, राइट। ठीक है भाई, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, इन सच अ वे, so that so that the ratio, the ratio of its distance, the ratio of its distance, the ratio of its distance from a fixed point, from a fixed point to its distance, to its distance from a fixed line, from a fixed line is always, is always a constant. ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। तो कंडीशन क्या है, पॉइंट अपना प्लेन में मूव करना चाहिए। ठीक है ना, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक प्लेन में मूव कर रहा है इन सच अ वे सो डैट द रेशियो, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा है ना, और इस तरीके से मूव करेगा कि उसका ना एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आए, मतलब रेशियो मेंटेन होना चाहिए, है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, सोच के देखो, सोच के देखो। ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट ऐसे, और सपोज एक फिक्स्ड लाइन है, सपोज एक फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, तो एस जो है, एस दिस इज अवर फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज अवर फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो लाइन है अपना बेसिकली, है ना, दिस इज अवर फिक्स्ड लाइन, दिस इज आवर फिक्स्ड लाइन। आप सोच के देखो, कोई पॉइंट पी है ना, कोई पॉइंट पी है, एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, तो दिस इज आवर मूविंग पॉइंट, दिस इज आवर मूविंग पॉइंट। ठीक सही है क्या। अच्छा, मूविंग पॉइंट बोलने का मतलब लोकस वाला पॉइंट। ठीक है, ये अपना लोकस वाला पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा बोल रहा है कि देखो ये एस अपनी जगह फिक्स्ड है, लाइन भी अपनी जगह फिक्स्ड है। अब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये जो मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, अच्छा पॉइंट का लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। तो ये बोल रहा है सपोज ये डिस्टेंस पी एम है। ठीक है, एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पे, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो 90 डिग्री बनेगा, तो बोलना चाहता है, बोलना चाहता है कि पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो रहेगा वो मेंटेन रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। वो बोलना चाहता है ये जो पॉइंट है अपना, ऑब्वियसली ये 2D प्लेन में बात कर रहे हैं हम, ये जो हम पूरी बात कर रहे हैं हम 2D प्लेन में बात कर रहे हैं, है ना। सीधी सी बात है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। मतलब दिस अपॉन दिस का रेशियो मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब जो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी बेटा, एक कांस्टेंट आएगी, वो हमेशा एक क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ये समझने वाली बात है, सही है क्या। पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। सीधी सी बात है, पी चेंज होगा, पी चेंज होगा, पी अगर यहाँ पर भी आ जाए तो भी पी एस अपॉन पी एम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। पी एस अपॉन पी एम का रेशियो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, सही बात है ना।
पी आप कहीं पे भी ले लो, पी आप कहीं पे भी लो, ये रेशियो क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। सपोज ये कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो पी इस तरीके से मूव करेगा, पी इस पैटर्न में मूव करेगा कि ये रेशियो हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। सही है क्या? पी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि रेशियो हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। तो जब पी अपने को इस पैटर्न में मूव कराएगा कि पी एस अपॉन पी एम का रेशियो हमेशा 2 आए या कुछ भी वैल्यू आए, फिक्स वैल्यू आए, तो पी जिस कर्व को ट्रेस करेगा, पी जिस पाथ पे चलेगा, आपको बात समझ में आ रही है? अगर पी इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर पी इस तरीके से मूव कर रहा है कि रेशियो हमेशा मेंटेन रहे, तो पी जिस रास्ते पे चलेगा, जिस कर्व पे चलेगा, है ना, पी जिस रास्ते पे चलेगा या जिस कर्व पे चलेगा, जिस पाथ पे चलेगा, दैट इज द लोकस ऑफ पी, दैट इज द लोकस ऑफ पी। सही बात है क्या? एक्चुअल में ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इसको हम इसेंट्रिसिटी का नाम देते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि पी एस अपॉन पी एम जो कांस्टेंट होता है, इट इज एक्चुअली ई। पी एस अपॉन पी एम जो कांस्टेंट होता है, इट इज एक्चुअली ई। इसको हम इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं, ठीक है क्या? दिस ई इज एक्चुअली द इसेंट्रिसिटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। बिल्कुल सही बात है। सही है क्या? अच्छा, आगे चल के आपको पता पड़ेगा कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस। एंड जो फिक्स्ड लाइन है, ये जो फिक्स्ड लाइन है, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या बन रही है अपने पास, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या बन रही है कि एक पॉइंट है जो मूव करता है 2D प्लेन में, एक पॉइंट है जो मूव करता है 2D प्लेन में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एक पॉइंट है जो मूव करेगा 2D प्लेन में, और इस तरीके से मूव करेगा कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा सेम आए। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है बेटा, फोकस, और फिक्स्ड लाइन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। देखिए मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूंगा, उसका सिर्फ एक ही पर्पस है ना, कि आपको चीज़ें याद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि लेक्चर ख़त्म होते होते तक, आप मेरी बात समझना, लेक्चर ख़त्म होते होते तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। पर्पस पूरा ये है। आप देखना मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा, लेकिन पूरा पर्पस ये है कि आपको एक बार में चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, है ना, और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे चल के हमको ये समझ में आएगा कि जो अलग अलग कोनिक आते हैं हमारे पास, वो इस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज करूंगा तो कोनिक चेंज होते जाएगा, है ना। तो इस पे अपन बात करेंगे धीरे धीरे। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लें, है ना, नोट कर लें, ठीक है। इसको एक जनरलाइज अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, है ना, सपोज आप फोकस को कुछ मान लो, है ना, सपोज आप फोकस को कुछ मान लो, सपोज दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज अल्फा कॉमा बीटा, और सपोज ये आपकी लाइन है कुछ एल एक्स प्लस एम वाई, सपोज आपकी लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है क्या, है ना। तो अपन मैथमेटिकली भी इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो पी एस इज एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला। अगर मैं आपको बोलूँ पी एस की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, तो आ जाओ लगा देते हैं। तो पी एस क्या होगा, आप तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पी एस इज एक्चुअली ई टाइम्स पी एम, पी एस इज एक्चुअली ई टाइम्स पी एम। तो पी एस क्या है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला, तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, और हो जाएगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसका रूट आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअल में, ठीक है भाई। और ई टाइम्स पी एम, तो पी एम क्या है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। पी एम जो है ना बेटा, एक्चुअली दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो आपका पी एम है, दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो पॉइंट होता है उसको लाइन में पुट करना होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो एक्स वाई को एक्स वाई में ही डालोगे, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, तो वही बात पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का मॉड अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है भाई। ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा, सही है क्या। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक्चुअल में अब देखो, कई लोग सोचेंगे सर ये तो क्या कचरा लिखा हुआ है, कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत गंदी सी चीज़ लिखी हुई है। एक्चुअली वो वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे ना तो अच्छा आता है। इसको जब स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे,
इसको जब आप स्क्वायरिंग करोगे, है ना, इसको जब आप स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी। स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे ना तो आपको लास्ट में जो मिलेगा मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ पे ax² प्लस by² है ना, प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये जो चीज़ आ रही है आपके पास, है ना, इसको मैं बोलता हूँ एक्चुअली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, है ना। GESD लिख दिया यहाँ पे। GESD का क्या मतलब है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आप सॉल्व करोगे आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो उसमें ऑब्वियसली x² क्रिएट होगा, y² क्रिएट होगा। तो देखो x² y² आ गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ से x इंटू वाई का टर्म भी क्रिएट होगा, वो भी आ गया आपके पास। सिर्फ x भी आएगा, सिर्फ y भी आएगा, कॉन्स्टेंट भी आएगा। तो ये सारे वेराइटी ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर मिलते हुए मिल जाएंगे, मतलब कुल मिला के। तो कोनिक सेक्शन की जब मैं डेफिनेशन लगाता हूँ PS अपॉन PM इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो है ना, यहाँ पे PS इज एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला, PM इज एक्चुअली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। आफ्टर स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मिलेगी, जो कि कोनिक रिप्रेजेंट करेगी, हाँ। ये इक्वेशन कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगी, इसकी कंडीशंस होती हैं, इसकी बेटा कंडीशंस होती है। कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो आप इसका डेल्टा निकाल लेना, है ना। सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पे, अच्छा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दो चीज़ बता सकती है। ध्यान से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है यहाँ पे, है ना, ये अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बता सकती है और कोनिक भी बता सकती है। डिपेंड करता है, एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे, ये दोनों बता सकती है। ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करेगा बेटा, डेल्टा पे डिपेंड करेगा, है ना, डेल्टा पे डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना है ना, आप डेल्टा क्या होता है, देखो डेल्टा यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि आपको याद करना होगा, है ना, एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि आपको याद करना होगा, है ना। देखो डायगनली आता है ABC, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H, G F ऐसे याद कर लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे याद क्यों, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान रखना आप, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, है ना, अगर मैं आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे दूं और मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यहाँ पे वैल्यूज दे दूंगा कुछ, मैं बोलूँगा ये कौन सा कर्व है, तो आप बोलोगे सर मैं सबसे पहले डेल्टा निकालूंगा। क्या करूँगा बेटा, मैं डेल्टा निकालूंगा, है ना। तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो ये क्या बताएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएगा। अब ध्यान रखना, गलती से भी डेल्टा 0 आ गया तो क्या बताएगा वो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो वो बताएगा कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे दूं, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं और मैं पूछूं कौन सा कर्व है, तो आपका सबसे पहला काम क्या, आप डेल्टा निकालोगे, ठीक है बेटा। अगर डेल्टा की वैल्यू गलती से भी 0 आ गई, आंख बंद करके बोल देना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आई, तो आप बोल देना भैया कोनिक सेक्शन है। क्या है भैया, कोनिक सेक्शन है। हाँ, अब सर कोनिक सेक्शन में कौन सा कोनिक है सर, कैसे पता चलेगा सर कि ये सर पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि सर्कल है, कैसे पता चलेगा? तो उसका भी होता है, उसका भी बता देता हूँ। पहली बात तो क्लियर है ना बेटा, ये अगर डेल्टा 0 है, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। ध्यान से आप ये नोट कर लो बेटा, डेल्टा अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा 0 नहीं है तो वो कोनिक सेक्शन है। बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए अपन और कंडीशंस भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका प्रूफ होता है कि ये डेल्टा 0 पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ना। अब उस प्रूफ में नहीं जाएंगे अभी, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप क्या करते हो, यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक मान सकते हो इसको अगर आप x में क्वाड्रेटिक मान के सीधा लगा दो तो x की वैल्यू आ जाती है -b प्लस माइनस रूट में ऐसे करके आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे जो रूट वाली चीज़ आएगी ना, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। तो ये रूट के अंदर यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक आएगी, उसको जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, 2 लीनियर में टूट जाता है, दो लीनियर फैक्टर में टूटता है, वहाँ से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है। अब उस प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, देखिए बेटा ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं आपको बता दी हूँ करते कैसे, है ना। बाकी कई लोग नहीं भी जानोगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। मतलब याद कर लो यार कि डेल्टा 0 पे क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉट 0 पे कोनिक होता है। और डेल्टा 0 पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है उसका प्रूफ बता दिया मैं आपको, कि आप x में क्वाड्रेटिक बना लेना यहाँ पे,
एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे ना, तो वहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस वो सब करना तामझाम। रूट में ना वाई में क्वाड्रेटिक आएगी, और वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो जो वाई में क्वाड्रेटिक आएगी उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना जाके, तो वहाँ से सॉल्व करोगे तो तामझाम करके ये आएगा, तामझाम करके ये आएगा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ अभी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मतलब मैं डाल दूंगा पीडीएफ में उसका प्रूफ, बोलोगे तो मेरे को बता देना कमेंट में अगर चाहिए तो, एक बार खुद से कर लेना लेकिन, ठीक है। चलिए कंडीशंस पे बात कर लेते हैं। अपन किस में बात कर लेते हैं बेटा, कंडीशंस पे बात कर लेते हैं, आइए, है ना, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन पे कौन सा कोनिक आएगा, तो वो अपन देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन पे बेटा कौन सा कोनिक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेचर ऑफ द कोनिक, नेचर ऑफ द कोनिक, ठीक है बेटा। सबसे पहले चलिए अपन बात कर लेते हैं। देखो गलती से भी यहाँ पे, है ना, अगर आपको ये गिवन है ना, ध्यान रखना ये गिवन है, इस पे बात हो रही है पूरी, ये गिवन चीज़ है ना भाई, गलती से भी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। अच्छा ये मैं बात करूँ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, ये जो पूरा डिस्कशन अभी करने वाला हूँ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे, है ना, अगर मेरे पास एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, तो मैं बोल दूंगा मेरा जो कोनिक है इट इज एक्चुअली पैराबोला, इट इज एक्चुअली पैराबोला, सही बात है एकदम, है ना। अगर मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया, अगर मेरा एच स्क्वायर ए बी से छोटा आ गया, है ना, अगर मेरा एच स्क्वायर, अच्छा ये एच ए बी पता है ना कहाँ से आएगा बेटा, ये यहाँ से आएगा ए बी, है ना, स्मॉल कर लेता हूँ यार यहाँ पे, चलिए ये ए एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, बी स्मॉल स्मॉल ही कर लेता हूँ, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई, समझ गया ना, ये तो वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से, ए बी एच जी एफ सी, अरे दूंगा क्वेश्चन में तो वैल्यू डाल देना ना भाई, यहाँ से ए बी एच जी एफ सी, सही है, तो निकाल लोगे वैल्यू, ठीक है। अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा आया तो वो एलिप्स हो जाएगा, तो वो एलिप्स हो जाएगा। एच स्क्वायर अगर ए बी से ग्रेटर आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरबोला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। अब इसमें एक केस होता है ए इक्वल टू बी पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। गलती से भी एच अगर ज़ीरो आ जाए, एच अगर ज़ीरो आ जाए और ए इक्वल टू बी हो जाए, ध्यान रखना उस केस में सर्कल हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये कंडीशंस बेटा आप याद कर लेना, इसको टेबल बना के रख लो, इसको टेबल बना के रख लो, क्योंकि ये तो क्या है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो क्या है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एच इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इक्वल टू बी, ठीक है भाई, ये आप ये याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो, है ना। ठीक है, चलो एक डब्बा बना देते हैं मस्त वाला भाई, हाँ डब्बा बना देते हैं, थोड़ा क्या साफ़ सुथरा कर लेते हैं पूरा, नोट्स अच्छे रहते तो क्या मज़ा आता है देखने में, नोट्स अच्छे रहते तो देखने में मज़ा आता है, ठीक है ना भाई। तो ये ठीक है मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ रही है बात यहाँ तक, ठीक है भाई, ये याद कर लेना अभी फ़िलहाल, ये याद कर लेना क्या कौन सी कंडीशन पे कौन सा कोनिक आता है, याद कर लोगे, याद कर लोगे ना। एच स्क्वायर ए बी के एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पे पैराबोला होता है, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो एलिप्स होता है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो हाइपरबोला होता है। अच्छा यहाँ एसेंट्रिसिटी भी लिख देता हूँ भाई, एसेंट्रिसिटी भी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो क्या साथ में याद कर लो, एसेंट्रिसिटी का भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का भी लिख देते हैं ताकि साथ में याद हो जाए, ठीक है भाई, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। पैराबोला में बेटा ई इक्वल टू वन होता है, ठीक है, एलिप्स में ई वन से छोटा होता है, ई वन से छोटा होता है ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन वन होगा, और सर्कल में ऑब्वियसली ई इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है, ये भी आप याद कर लें साथ में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा, एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए भाई ये अप्लाई कैसे करते हैं ना, एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए ये अप्लाई कैसे करते हैं। बेटा साथ साथ में लिखते चलना, आपको पूरा जिसको चैप्टर नहीं आता उसके लिए तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी, धीरे धीरे मैं पूरा कवर कर दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से साथ साथ में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, जैसे मान लो, ठीक है, 13x² है ना, 13x² माइनस 18xy, ठीक है, आप सॉल्व करके बताओ, 13x² माइनस 18xy प्लस 37y², ठीक है ना, प्लस 2x प्लस 14y,
प्लस 14y, ठीक है, और -2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कौन सा कोनिक है। क्या पूछ रहा है बेटा? कौन सा कोनिक है। सबसे पहले तो आप कंपेयर कर लेना इसको। किससे कंपेयर करोगे बेटा? कंपेयर किससे करोगे? आप इसको इस चीज़ से कंपेयर कर लेना, इस फोटो से कंपेयर कर लेना। इस फोटो से कंपेयर करके आप ABCD ये सब जो भी है फालतू चीज़ निकाल लेना, ठीक है भाई। निकाल लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आपको क्या मिल जाएगा बेटा? A इक्वल टू 13 मिल जाएगा, A इक्वल टू 13 मिल जाएगा, B इक्वल टू 37 मिल जाएगा, है ना। 2H की वैल्यू -18 मिल जाएगी, मतलब H की वैल्यू -9, H की वैल्यू -9। ऑब्वियसली 2G की वैल्यू 2 होगी तो G इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 2F की वैल्यू 14 होगी, है ना। 2F की वैल्यू 14 होगी तो F इक्वल टू 7 आ जाएगा, F इक्वल टू 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। और ऑब्वियसली C इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू को आप डिटर्मिनेंट में पटक देना। ये सब वैल्यू को आप ये डिटर्मिनेंट जो बताया था ना आपको, AHG वाला तामझाम, इसमें डाल देना भाई, इस वाले तामझाम में डाल देना। डायगोनल में क्या आता था? ABC। डायगोनल में बेटा क्या आता था? ABC आता था। तो ABC की वैल्यू डाल दो। A तो आपका 13 है, A आपका 13 है, B कितना है? 37 है, और C कितना है? -2 है। C कितना है? -2 है। यहाँ पे H आता था, H आपका -9 है, यहाँ -9 डाल देना। G कितना है बेटा आपका? G 1 है, तो 1 1 हो जाएगा, और F आपका 7 है। तो ये आप डाल लेना वैल्यू, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, इस डिटर्मिनेंट को बेटा सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता होगा मेरे हिसाब से, जिसको नहीं आता है बता देता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। 13 है ना, 13, तो इसका रो कॉलम हाइड कर लो और फिर दिस माइनस दिस कर लो, समझ में आ रहा है। तो आप 13 के साथ क्या कर लो बेटा, 13 आएगा तो ऐसे हो जाएगा 37 इंटू -2, दिस माइनस दिस, और माइनस में 7 इंटू 7 हो जाएगा, सही है क्या। और फिर ऐसे चलता है, यहाँ प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस आएगा और -9 सामने रहेगा। अंदर में क्या आ जाएगा बेटा? अंदर में क्या होगा? आप ये वाले रो कॉलम को हाइड करोगे, ये वाले रो कॉलम को, तो दिस माइनस दिस होगा, है ना। तो -9 इंटू -2 आएगा, और माइनस में आ जाएगा फिर 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, ठीक है ना। ये आप देख लेना। और फिर प्लस में आ जाएगा 1 के साथ क्या आ जाएगा? -9 इंटू 7, और माइनस में 1 इंटू 37, ठीक है। अब सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। इसकी वैल्यू यू विल गेट -1600 आ जाएगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। तो कुल मिला के बेटा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ऑब्वियसली ये कोनिक है। क्या है? कोनिक है। हाँ सर कौन सा कोनिक है? वो डिपेंड करेगा, H और AB वो सब गेम खेल लो, H स्क्वायर निकाल लो, आ जाओ। H स्क्वायर कितना आएगा बेटा अपना? H तो -9 था, तो H स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81। H स्क्वायर क्या होगा? -9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो H स्क्वायर आ जाएगा 81। चलो A इंटू बी निकाल लेते हैं। A कितना है? A बेटा 13 है, B कितना है? B है अपना 37, B है अपना 37। ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा है इससे, मतलब हमारे केस में बेटा H स्क्वायर छोटा आ गया AB से, H स्क्वायर AB से छोटा आ गया, मतलब मेरा कौन सा कोनिक है ये? थोड़ा सा समय लग सकता है। ये बेटा आप समझ गए, एलिप्स आएगा ये, आपको समझ में आ गया, एलिप्स आएगा ये। चलिए बहुत बढ़िया ना। सीधा कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन वगैरह आपको बता दी हूँ, सीधा आप अपन आ जाते हैं पैराबोला पे, ठीक है बेटा। ये सब आप नोट कर लेना। आपको PDF चाहिए होगा बता देना, मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, है ना। मैं PDF भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आई विल शेयर द PDF, वो मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए ठीक है, पैराबोला पे बात करते हैं, आइए, है ना। पैराबोला पे बात करते हैं। तो सीधा अगर मैं आपको बताऊं, पैराबोला के लिए बेटा E इक्वल टू 1 होता है ना। पैराबोला के लिए सीधा सीधा एसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है ना। तो सीधी सी बात है, PS अपॉन PM का जो रेशियो है, सीधी सी बात है, PS अपॉन PM का रेशियो E होता था। अब मैं बोल रहा हूँ E इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू 1 डाल देना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फिर से स्क्रीन गायब हो गई यार, क्या हो रहा है यहाँ पे, चेक करना पड़ेगा यार ये। ठीक है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, PS इक्वल E की वैल्यू 1 डाल दोगे, E की वैल्यू 1 डालोगे तो PS इक्वल टू PM हो जाएगा। PS इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? PM हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पैराबोला की डेफिनेशन बन जाएगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, पॉइंट अपने x, y मान लो, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है,
फिक्स्ड पॉइंट सपोज कुछ होगा अल्फा कॉमा बीटा, और फिक्स्ड लाइन भी कुछ होगी, है ना। तो पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका एस से जो डिस्टेंस है ना, और जो लाइन से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब पी कल को यहाँ भी आ जाए तो भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। पी अगर मेरा यहाँ पे आ जाए तो भी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा। सही है। तो पी जिस कर्व पे चलेगा, पी जिस जिस कर्व पे चलेगा, जिस रास्ते पे चलेगा, जिस पाथ पे चलेगा, दैट इज द लोकस ऑफ पी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ध्यान से समझना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, कौन सी कंडीशन, पी एस इक्वल टू पी एम, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पी जिस रास्ते पे चलेगा, जिस कर्व पे चलेगा या जिस पाथ पे चलेगा, उसको बोलते हैं लोकस ऑफ पी, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। दैट कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। पैराबोला, देखिए सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं पैराबोला पे, है ना। स्टैंडर्ड पैराबोला सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद धीरे धीरे आप शिफ्टेड और रोटेटेड पे जा सकते हो। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड पैराबोला जानना पड़ेगा, है ना, और उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन सब पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो चलिए अपन सीधा सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला पे ही चलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए स्टैंडर्ड पैराबोला पे बात करें, आइए स्टैंडर्ड पैराबोला पे बात करें, है ना। स्टैंडर्ड, देखिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बताऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। मतलब आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना, कि मैं जो पढ़ा दूंगा उसके बाहर का सवाल नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा दिया उसके बाहर का कॉन्सेप्ट पूछ नहीं सकता, है ना। थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि आपको क्वेश्चंस चमकेंगे, आपको क्वेश्चंस चमकेंगे, सच में चमकेंगे, आप विश्वास मानिए, है ना। पूरा बस ढंग ढंग से नोट्स बनाओ, ढंग से समझो पूरा। चलिए बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड पैराबोला पे बात करें अगर, तो यार सीधी सी बात है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है यार। अपन क्या करते हैं ना, देखिए अपन क्या है ना, अ, जो पैराबोला होता है ना अपना, देखो सीधी सी बात है, ये पैराबोला है मान लो, है ना, सपोज ये पैराबोला है ना। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पैराबोला आता है, हम सीधा यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट सिस्टम रख देते हैं अपना काम आसान करने के लिए। हाँ, हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे आके अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रख देते हैं। तो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है ना, जैसे ये पी मूव करके जब यहाँ पे आ जाता ना, यहाँ पे आ जाता तो पी यहाँ आ जाता, तो जो ये वाला डिस्टेंस और जो ये वाला डिस्टेंस है हमेशा सेम होता है। सोचो पी जब मेरा मूव करके यहाँ आया था, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, क्योंकि तो डेफिनेशन है, क्योंकि पी एस इक्वल टू पी एम है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ ना, सोच के देखो कि दिस इक्वल टू दिस होगा, समझ में आ रहा है, दिस इक्वल टू दिस होगा। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा और सोच के देखो, ये जो होता है ना, दिस इज एक्चुअली द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज एक्चुअली द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एंड वर्टेक्स का फोकस से जो डिस्टेंस और वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होता है। आपने को पता है ना बेटा, ये फोकस है, ये फोकस है, और ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस मूविंग पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट, अगर जब वो वर्टेक्स पे आ जाए तो फोकस से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम हो जाएगा। मतलब पी इज एक्चुअली द मिड पॉइंट, पी इज एक्चुअली द मिड पॉइंट, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी यहाँ पे, और मूव करके यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पे भी सेटिस्फाई होगी, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आया, जैसे मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे रख दूँ आके, जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे रख दिया, ऑब्वियसली यहाँ सपोज यहाँ फोकस है मेरा एस, है ना, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है तो कुछ ए कॉमा जीरो टाइप्स होगा। ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस पीछे यहाँ पे मेरा डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी, यहाँ पे मेरी डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी, विच इज नथिंग, अब ये पॉइंट इज नथिंग बट माइनस ए कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज नथिंग बट माइनस ए कॉमा जीरो, सीधी सी बात है, राइट। और इन दिस लाइन इज एक्चुअली एक्स इक्वल टू माइनस ए, दिस लाइन इज एक्चुअली एक्स इक्वल टू माइनस ए, सोच के देखो आप, दिस इज एक्चुअली एक्स इक्वल टू माइनस ए। सही है क्या, यहाँ पे दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द फोकस। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, है ना। दिस पॉइंट इज द फोकस, ये अपना फोकस है, दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये अपना डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अपना मूविंग पॉइंट है, सपोज दिस मूविंग पॉइंट इज एक्स कोमा वाई, सपोज दिस मूविंग पॉइंट इज एक्स कोमा वाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो
पी एस इक्वल टू पी एम सेटिस्फाई होना चाहिए, पी एस इक्वल टू पी एम सेटिस्फाई होना चाहिए भाई। तो चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं ना। तो पी एस इक्वल टू पी एम लगाते हैं तो वहाँ से अपना कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो पी एस तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा बेटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और पी एम क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी एम इज लेंथ ऑफ, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस तो एक्स है एंड ये वाला डिस्टेंस ए है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा एक्स प्लस ए हो जाएगी ये लेंथ, एक्स प्लस ए का मैग्नीट्यूड कर लो यार, क्या ही दिक्कत है। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बेटा, स्क्वायरिंग करोगे यहाँ से तो रूट गायब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो यू गेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ना जब आप यहाँ से यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, सॉल्व करोगे सीधा 4ax आ जाएगा, यहाँ पे सीधा आ जाएगा 4ax। तो ये आ गया अपना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये आ गया अपना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ हो गया, है ना। फिलहाल ए को पॉजिटिव मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना, ए अगर पॉजिटिव है ना, ए अगर पॉजिटिव है तो वो राइट हैंडेड पैराबोला बनता है। ए अगर पॉजिटिव है तो वो बेटा राइट हैंडेड पैराबोला होगा, आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और ए नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है तो उस केस में क्या होता है, वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। उस केस में बेटा वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, ये आप याद कर लेना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, ये प्रूफ बता दिया मैं कैसे आता है, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कल को अपने को ऐसे अगर बोले वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x कैसा लिखेगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16x कैसा लिखेगा, तो मैं दोनों प्लॉट कर लूँगा, मैं बोलूँगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x मेरे को कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। ये कर्व है मेरा, जो कर्व है मेरा बेटा ऐसा वाला कर्व है, ठीक है भाई। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 जो है मेरा वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, मतलब वैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। आई थिंक सबको समझ में आया है ना। दिस इज एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, ऑब्वियसली इसका फोकस यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करोगे इसको 4a से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस आएगा बेटा 4,0, यहाँ पे फोकस आएगा 4,0 है ना। और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट्रिक्स विल बी एक्चुअली x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू -4 हो जाएगा, सही बात है ना। यहाँ पे फोकस यहाँ हो जाएगा तो फोकस -4,0 आ जाएगा, इस बार डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए पैराबोला से रिलेटेड, है ना। तो टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना अगर आपको बनाने हैं ना, ठीक है। अभी तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ, है ना, टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। एक्चुअली यहाँ पे और टाइप के पैराबोला भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसका मैं बात करूँगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग, है ना, टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार हम बोलेंगे तो वो आपको पता होनी चाहिए हम क्या चीज़ बोलना चाहते हैं ना। तो जैसे सपोज अपना बेसिक पैराबोला ले लेते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं। सपोज ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, सपोज दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल, है ना, फिलहाल ये पॉजिटिव राइट हैंडेड पैराबोला, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। ऑब्वियसली यहाँ फोकस आएगा बेटा a,0, ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस आएगा a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स आएगा अपना x इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल टू माइनस है, सीधी सी बात है। दिस इज द मूविंग पॉइंट, है ना। अच्छा, कोई भी दो पॉइंट, जैसे क्या होता है सर्कल में, क्या होता था सर्कल में, क्या होता है कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड हो जाएगी, ये कॉर्ड ए बी हो जाएगी, है ना। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बन जाएगी, वैसे ही पैराबोला में होता है, ठीक है क्या। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, है ना, सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर लोगे, इसको ज्वाइन कर लोगे तो दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, सही बात है क्या। अगर ये कॉर्ड फोकस से पास हो जाए, अगर यही कॉर्ड फोकस से पास हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड फोकस से पास हो जाए देन इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड,
देन इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज एक्चुअली द फोकल कॉर्ड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी कॉर्ड फोकस से पास हो जाए तो देन इट विल बी कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ठीक है सर, फोकल कॉर्ड हो जाएगी। अगर कोई भी कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड सपोज एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, अच्छा ये जो होता है दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये जो लाइन है ना, दिस इज एक्चुअली द टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसको मैं टी ए बी बोल रहा हूँ, है ना, टी ए बी बोल रहा हूँ। टी ए बी से मेरा क्या मतलब है बेटा, इससे मैं ये बोलना चाहता हूँ टी ए बी मीन्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइड में कर लेते हैं। टी ए बी का मतलब है टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है क्या, क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। सोच के देखो, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट हो सकता है। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये जो है यहाँ वर्टेक्स लिख देता हूँ, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनेगा इट इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है भाई, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स है तो तुमको पता ही है यार, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है अपना। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो कभी भी कॉर्ड अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, ये कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए, डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए तो इट इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम, इट इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। ध्यान रखना, यही डबल ऑर्डिनेट अगर यहाँ पे आ जाए, कल को फोकस से पास हो जाए, है ना, मतलब फोकस से अगर एक ऐसी कॉर्ड जो, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस, मतलब एक कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती है ना, मतलब डबल ऑर्डिनेट ही एक तरीके से, डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास होगी तो वो क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम, है ना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द लेटस रेक्टम, है ना, ये हो जाएगा आपका लेटस रेक्टम, ये पिंक वाली जो लाइन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द लेटस रेक्टम। ठीक है भाई, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गई बात, दिस इज एक्चुअली द लेटस रेक्टम। इसको एल आर भी बोल देते हैं, इसको एल आर भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है आई थिंक, पूरा फंडा क्लियर है। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, फिर से बता देता हूँ। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे देन इट इज अ कॉर्ड, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे इट इज अ कॉर्ड। कॉर्ड अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए देन इट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, है ना। कॉर्ड अगर फोकस से पास हो जाए देन इट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए देन इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। या ऐसा भी बोल सकते हो कि डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए तो इट बिकम्स द लेटस रेक्टम। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अभी आगे चल के अपन देखेंगे लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, सब कुछ निकालेंगे अपन। एक कुछ बेसिक चीज़ अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि भाई कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो ये पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इस एक्सिस के अबाउट इधर लो चाहे इधर लो सेम टाइप का बनेगा। मतलब ये वाली ब्रांच का अगर मिरर इमेज निकाले तो ऐसा आ जाएगा, ये वाली ब्रांच का अगर मिरर इमेज निकाले तो ऐसा आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है पैराबोला। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कोई पैराबोला है, ठीक है, जैसे मान लो कोई पैराबोला है अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, हाँ सपोज इस पे ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सपोज ये मूविंग पॉइंट है आपका x, y, ठीक है भाई। तो फोकस से जो डिस्टेंस होता है ना, फोकस से जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। से PS हो गया ना, किसी भी मूविंग पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। या इसी को बेटा फोकल रेडियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल रेडियाई भी बोला जाता है। PS को फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं, फोकल रेडियाई भी बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, कई बार फोकस से डिस्टेंस निकालने बोलता है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो, ज़्यादा इजी पड़ता है। जैसे मान लो मैं पॉइंट दे दूँ आपको x1 y1, मैं ये पॉइंट दे दूँ आपको x1 y1, और मैं बोलूँ मेरे को PS की वैल्यू, PS ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ L कितनी आएगी। तो ऐसा नहीं सर, देखो ये तो फोकस है सर 1,0। अब सर देखो मैं PS कैसे निकालूंगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बैठ के। तो कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला इज फाइन, बट PS निकालने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, PM निकाल लो।
पीएस निकालने का, क्योंकि डेफिनेशन है ना बेटा, पैराबोला की डेफिनेशन है पीएस इक्वल टू पीएम। पैराबोला की डेफिनेशन है बेटा पीएस इक्वल टू पीएम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पीएस निकालने के लिए पीएम निकाल लेता हूँ, ज़्यादा ईजी है ना भाई, क्योंकि मेरे को पता है ये जो है ना, मेरे को पता है कि ये तो एक्स इक्वल टू माइनस है, मेरे को पता है बेटा ये एक्स इक्वल टू माइनस है, सोच के देखो, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस है, तो ये लेंथ तो ए है ना, और मेरे को पता है, मेरे को पता है, सीधी सी बात है कि ये वाला जो लेंथ है, कहाँ गया, ये वाला जो लेंथ है, दिस इज एक्चुअली x1, तो ये पीएम क्या है, दिस प्लस दिस है ना, पीएम क्या है बेटा, ये वाली लेंथ है, टोटल टोटल ये वाली लेंथ है, तो सीधी सी बात है पी एस इक्वल टू पी एम है ना, तो पी एम कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस ए, सोच के देखो, सोच के देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल, बहुत बढ़िया, एक नंबर, तो x1 प्लस ए आ जाएगा ना, x1 प्लस ए आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, बेटा लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना, फिर वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे फिर x1 i1 कर्व में सेटिस्फाई करके वापस ताम झाम करना पड़ेगा। तो पी एस इक्वल टू पी एम इज अ बेटर वे टू डू इट, है ना, पी एस इक्वल टू पी एम इज ऑब्वियसली अ बेटर वे टू फाइंड फोकल डिस्टेंस। मतलब हम डेफिनेशन का फायदा उठा रहे हैं ना भाई, हम डेफिनेशन का फायदा उठा रहे हैं, सीधी सी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक अब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जो पैराबोला होता है ना अपना, जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये जो 4a होता है दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट रेक्टम, ये जो 4a होता है दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आप निकाल भी सकते हो, चलिए निकालते हैं, आइए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालते हैं, आइए ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालते हैं ना, तो फिर से एक नया पैराबोला बना लेते हैं यार, नया पैराबोला बना लेते हैं, है ना, let us find the length of latest rectum, है ना, let us find the length of latest rectum, ठीक है यार, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा मतलब आप बस नोट्स बनाते हो चलो, है ना, आप नोट्स बनाते हो चलो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे मज़े मज़े में, पता भी नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं बहुत प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में, बहुत ज्ञान बांट देते हैं कि ये याद करना है, वो याद करना है, मैं बोल रहा हूँ याद करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी याद हो जाएगा, बहुत ईजी याद हो जाएगा, बचपन में चीज़ें याद कर देते यार, यहाँ नहीं कर सकते, कौन सी बड़ी बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। मेरा ये मानना है चीज़ों का ना ज़बरदस्ती का वो नहीं करना चाहिए, सिंपल रखो ना भाई, सिंपल रखो, सिंपली चीज़ें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है फोकट में, है ना, फोकट में कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। ये लेटेस्ट रेक्टम है अपना, एल डैश कर लेते हैं, एल डैश, ठीक है भाई, बेटा इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो सीधी सी बात है, वर्टिकल लाइन है तो एक्स तो सेम ही होगा ना यार, इसका एक्स भी ए होगा, इसका वाई नहीं पता, इसका वाई नहीं पता, के मान लेता हूँ ना, इसका एक्स कितना होगा, ये वाई नहीं पता, ऑब्वियसली माइनस के होगा, सिमेट्री है यार, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दो, बात ही खत्म, सेटिस्फाई कर दो, बात ही खत्म, सेटिस्फाई करो, बताओ क्या आता है, याद रहेगा वाई की जगह के, एक्स की जगह ए, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2a आ जाएगा प्लस माइनस में, 2a आ जाएगा प्लस माइनस में, तो दो ऑब्वियसली दो आ देना यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट आ जाएगा मतलब a,2a, सही है ना, और ये हो जाएगा बेटा a,-2a, तो ऑब्वियसली दोनों लेंथ आ गई ना, सोच के देखो, ये 2a, ये भी 2a, टोटल कितना हो गया 4a, अरे भैया ये लेंथ 2a, ये लेंथ 2a, टोटल कितना हो गया 4a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया ना भाई, बोल सकता हूँ क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली एल डैश एंड इट इज एक्चुअली 4a, ठीक है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला भी बन जाएगा आपके लिए, ऑब्वियसली इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, अगर मैं से पूछ लिया इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो लाइन है ना, तो दिस लाइन इज एक्चुअली x इक्वल टू a, तो इक्वेशन आ जाएगा बेटा x इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा क्या है 4a। चलिए टाइप्स ऑफ पैराबोला पे चर्चा करते हैं, आइए टाइप्स ऑफ पैराबोला पे चर्चा करते हैं ना, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ पैराबोला मेनली 4 टाइप के होते हैं, है ना, मेनली 4 टाइप के होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था मैं, ठीक है। एक तो बेटा राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा, एक तो राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा, सीधी सी बात है,
ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है तो एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है भाई, एक ऐसा हो जाएगा। एक आ जाएगा आपका अपवर्ड पैराबोला, एक आ जाएगा आपका अपवर्ड पैराबोला, है ना, और एक आ जाएगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, ये 4 टाइप के आपके पैराबोला हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है। इसका इक्वेशन है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। ए को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, ए को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो दिस इज एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, दिस इज एक्चुअली वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, ऑब्वियसली इसका फोकस यहाँ पे होगा a,0, इसका फोकस यहाँ हो जाएगा -a,0। ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, तो सब आपको पता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो सब आप कर लोगे, वो सब आप कर लोगे मोर और लेस। ऑब्वियसली इसका फोकस यहाँ होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, समझ में आ रही है बात। इसका फोकस यहाँ होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, एंड दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, है ना भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, दिस इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। ठीक है भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, मैं बी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तभी अपवर्ड डाउनवर्ड की बात हो पा रही है। ठीक है, इसका फोकस आ जाएगा 0,b, इसका फोकस आ जाएगा 0,-b, दिस इज एक्चुअली y इक्वल्स टू b, दिस इज एक्चुअली y इक्वल्स टू -b, क्योंकि यार लेंथ सेम होनी चाहिए ना, यहाँ पे दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए, यहाँ पे भी दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए, तो ये सब तामझाम आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो y को -y से, ये वाला जो पैराबोला है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाला पैराबोला भी सेम ही है मतलब, और ये वाला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, आप इतना ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे मैं एक नोट लिख भी देता हूँ आपके लिए, चलिए मैं एक नोट लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। एनी पैराबोला है ना इज ऑलवेज सिमेट्रिक about its axis, any parabola is always symmetric about its axis, कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट हमेशा क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, हाँ थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। ये सब बना लेना यार, बना लेना मस्त एकदम। ठीक है भाई, चलिए सीधा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं, जो कि पैराबोला की जान है, इस चैप्टर की जान है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, सुपर 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 डुपर इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, चीज़ें समझते हुए चलना बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझना है ना। सोच के देखो, कोई भी पैराबोला है मेरे पास, सबसे पहले तो यार ये अभी देखो, ज़्यादातर जो कहानी है ना वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर जो हम कहानी पढ़ेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसके भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा, टेंजेंट सबका पैरामेट्रिक बता दूंगा, सबका टेंजेंट नॉर्मल बता दूंगा, टेंशन मतलब शिफ्टेड बता दूंगा, रोटेटेड बता दूंगा, जो पूछेगा सब बता दूंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ बेसिक पे फोकस करो, स्टैंडर्ड पैराबोला पे। ठीक है, इस पे जो भी मूविंग पॉइंट होता है ना, सपोज x1 y1 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं, सपोज ये मूविंग पॉइंट, या कोई इस पे कोई पॉइंट ली x, y, सपोज इस पे कोई पॉइंट ली x, y, ध्यान रखना यहाँ पे x जो है अपना, उसको आप लिख सकते हो 80 और y को आप लिख सकते हो बेटा 280, y को आप लिख सकते हो 280। x अपना 80 y स्क्वायर क्या है अपना 280 है, सही बात है। पुट करके देख लो यार, सेटिस्फाई होगा यार, पुट करके देख लो, पुट करो यहाँ पे देखो, पुट करोगे तो क्या आएगा, 280 का स्क्वायर आएगा और 4a के साथ क्या आ जाएगा 80 देख लो भाई, 4a² t² इक्वल्स टू 4a² t²। हो रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ठीक है ना यार, क्या ही दिक्कत है। ठीक है भाई, कर लोगे ना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे t अपना पैरामीटर है, t इज़ द पैरामीटर, t आप चेंज कर सकते हो, t इज़ द पैरामीटर, t आप चेंज करोगे, ऑब्वियसली t चेंज करोगे x और y चेंज होगा। सोच के देखो, अगर मैं t की वैल्यू चेंज करूँ, तो x और y चेंज होगा, उसके हिसाब से t चेंज होगा, तो उसके हिसाब से बेटा x और y क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है भाई,
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से क्लियर है सबको। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे, सपोज एक पैराबोला है ना, सपोज एक पैराबोला है, ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत क्या रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सपोज इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है और इस पॉइंट का पैरामीटर T2 है, ठीक है। इस पॉइंट का पैरामीटर T1 है ना, और ये जो कॉर्ड है ये फोकस से पास हो रही है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज द फोकल कॉर्ड, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ अगर फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी T1 T2 है, ऑब्वियसली पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैं बोल रहा हूँ फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी क्या है बेटा, T1 T2। फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी क्या है, T1 T2, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे T1 T2 में क्या रिलेशन होगा। मेरा सवाल ये है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ PQ इज द फोकल कॉर्ड, है ना। तो इफ PQ इज द फोकल कॉर्ड, find the relation between T1 and T2, तो पता है खास बात क्या है इसमें, मस्त रिजल्ट आता है ना। रिजल्ट क्या आता है मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आता है यहाँ पे T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आता है। T1 T2 का प्रोडक्ट बेटा क्या आएगा, इसमें जो सॉल्व करोगे तो आंसर पता है क्या आएगा, आंसर आएगा T1 T2 का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 आता है। कैसे आता है आपको निकालना है ना, फटाफट देखो इसको। देखिए सबसे बेहतरीन काम पता है क्या कर सकता हूँ मैं स्लोप ऑफ PQ निकाल लेता हूँ पहले। स्लोप ऑफ PQ निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेना भाई। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सोचो, ये हो जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1। सीधी सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे AT2 स्क्वायर 2AT2 2AT2। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, 2a ब्रैकेट में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लेना भैया। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2a साथ में T2 माइनस T1 a ब्रैकेट में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a कट जाएगा, a माइनस बी भी कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी में तोड़ोगे a माइनस बी कट जाएगा, तो यू विल गेट 2 अपॉन में T1 प्लस T2, 2 अपॉन में T1 प्लस T2, ठीक है भाई। तो स्लोप ऑफ PQ आ गया ना। सोच के देखो, मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये लाइन जो है बेटा, ये जो लाइन है, अब मैं बोलो PQ का स्लोप निकालो या PS का स्लोप निकालो, बात तो वही है। तो मैं बोलो दोनों स्लोप को इक्वेट मार देते हैं, क्या बोलते हो, दोनों स्लोप को क्या करते हैं बेटा, इक्वेट मार देते हैं तो अपना काम बन जाएगा। दोनों स्लोप को अपन इक्वेट मार देते हैं, अपना काम बन जाएगा। आइए स्लोप ऑफ PS निकालते हैं, स्लोप ऑफ PS निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ PS कैसे निकालोगे भाई, सेम वैसे ही y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा 281 माइनस 0 अपॉन में आ जाएगा AT1 स्क्वायर माइनस a, ठीक है बेटा। यहाँ पे a कट जाएगा तो 2T1 अपॉन में T1 स्क्वायर माइनस 1। आइए इक्वेट करते हैं, इक्वेट करोगे तो यू विल गेट 2 अपॉन में T1 प्लस T2 इक्वल टू में 2T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करोगे तो 2T1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू में 2T1 स्क्वायर प्लस 2T1 T2, 2T1 स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ गया, ट्वाइस में T1 T2 की वैल्यू आ गई -2, 2 कट जाएगा, T1 T2 का प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। तो T1 T2 -1 होता है, ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है। T1 T2 क्या है ध्यान रखना, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पैरामीटर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। अगर T1 T2 क्या है, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी के पैरामीटर है। T1 T2 क्या है बेटा, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी के पैरामीटर है, सही है ना। तो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी के पैरामीटर है T1 T2, तो आप बोल सकते हो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, -1 होता है। ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेटा याद रहना चाहिए। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है, आई थिंक। ठीक है भाई, चलिए देख लीजिए यहाँ तक एक बार, यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी निकाल देते हैं, आ जाओ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी निकाल लेते हैं ना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पी क्यू की लेंथ भी निकाल लेते हैं, आ जाओ। लेट अस फाइंड, है ना, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड कौन सी? पी क्यू। ठीक है, देखिए पी क्यू, अब इसको भी देखो, ऐसे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन पी क्यू को तोड़ देते हैं। अपन पी क्यू को तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे बेटा? पी एस प्लस एस क्यू में तोड़ देंगे। पी क्यू को तोड़ देंगे दिस प्लस दिस में, पी क्यू को तोड़ देंगे दिस प्लस दिस में। आइए तोड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ पी क्यू को वी कैन राइट पी एस प्लस क्यू एस, एंड पी एस को मैं लिख सकता हूँ पी एम। सोचो ना, सोचो सोचो सोचो, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है अपनी, तो पी एस निकालने से अच्छा मैं पी एम निकाल लूँगा, क्योंकि इक्वल होते हैं। पी एस निकालने से अच्छा मैं पी एम निकाल लूँगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो पी एस इक्वल टू पी एम कर लूँगा मैं। और क्यू एस निकालने से अच्छा मैं क्यू एन निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है, क्या पता है बेटा? मेरे को पता है कि इसका फोकस से जो डिस्टेंस है, इसका फोकस से जो डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो सेम है। फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो मैं यहाँ से फटाफट कर लूँगा, मतलब सोचो मैं पी एस की जगह पी एम लिख दूंगा बेटा, और मैं क्यू एस की जगह क्यू एन लिख दूंगा, तो क्या मेरा काम जल्दी हो जाएगा? मेरा काम बेटा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आ जाओ करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आ जाओ, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, आ जाओ। सोचो मैं पी एस की जगह पी एम लिखने वाला हूँ, और बेटा मैं क्यू एस की जगह क्यू एन लिखने वाला हूँ। एंड पी एम क्या हो जाएगा मेरा? पी एम हो जाएगा मेरा, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, सोच के देखो, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। एंड मेरे को पता है दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज ए टी वन स्क्वायर। दिस लेंथ इज ए टी वन स्क्वायर। वैसे दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज ए टी टू स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लेंथ जो होगी, दिस लेंथ इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस लेंथ इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, है ना। तो क्यू पी एम क्या हो जाएगा? पी एम क्या हो जाएगा बेटा? दिस प्लस दिस, है ना, तो ए टी वन स्क्वायर प्लस ए। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ए टी वन स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है भाई। ये आ जाएगा बेटा ए टी टू स्क्वायर प्लस ए। चलिए बहुत बढ़िया, आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो पी क्यू क्या बन गया बेटा? पी एस की जगह आ गया ए ब्रैकेट में टी वन स्क्वायर प्लस वन, और क्यू एस की जगह लिख दूंगा ए ब्रैकेट में टी टू स्क्वायर प्लस वन। तो ए पूरा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस में टू। ठीक है, और मेरे को पता है टी टू की वैल्यू माइनस वन बाई टी वन होती है, पुट कर देता हूँ। तो यह आ जाएगा बेटा, या मैं अगर टी, ऑब्वियसली यहाँ पे टी वन टी टू का प्रोडक्ट बेटा माइनस वन होता है, अगर मैं इसको टी बोल दूँ तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टी, सही है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन बाई टी स्क्वायर और प्लस में टू, तो ये बन जाएगा बेटा एक्चुअल में टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरा, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए ब्रैकेट में टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, इस पे आगे और चर्चा करेंगे, इस पे आगे और चर्चा होगी। ठीक है भाई, है ना। आज के वीडियो में इतना ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, पढ़ लें अच्छे से, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताना यार आपको कैसा लगा लेक्चर, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को और बाकी सबको, जो भी सब तैयारी करें, सबको फ़ायदा मिले और सबके लिए अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट।